हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रताप सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ कानून शिद्दत में। और आज हमारे साथ जो भी सबसे बेस्ट साइबर माने जाते हैं अतिथि गेस्ट है एडवोकेट आदर्श सिंघल। तो सर हम आज बात करना चाह रहे हैं साइबर IT एक्ट पे। सर IT एक्ट है क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो इसकी फुल फॉर्म है। आज से 26 साल पहले यानी सन 2000 में इसको बनाया गया और ये कहा गया कि साहब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की दुनिया आ रही है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, इसलिए IT एक्ट बना गया जिसमें डिजिटल सिग्नेचर को लेके प्रोविजंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लेके प्रोविजंस हैं। प्लस इसमें यह है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करे, चोरी करे, तो उसके लिए सिविल कंपनसेशन भी है और उसके लिए पनिशमेंट्स भी हैं। अगर हम सिविल कंपनसेशन की बात करें, जिसे अगर हम शुरू करते हैं पहले दूसरे सेक्शन से ही, तो साहब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर से शुरुआत करते हैं। फिर हम 43 पे आते हैं जहाँ पे हम सिविल कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। फिर हम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं। फिर पनिशमेंट्स पे जब हम आते हैं तो 66C, D, E, F, 67 ऑब्सीन कंटेंट के लिए, 72 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए यानी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी के लिए, फिर 70B को उन्होंने बनाया कि नोडल एजेंसी, और इस तरीके से दैट इज कॉल्ड IT एक्ट। और सर आज के समय में साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा होने वाला अपराध कौन से हो रहे हैं साइबर में? सबसे ज़्यादा होने वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे फेमस क्या हुआ इसमें। तो सबसे फेमस हुआ डिजिटल अरेस्ट नाम से एक स्कैम, जिसमें कुछ यानी मैं तो कहता हूँ सब चोर, गुंडे, मवाली जब पुलिस वाले बन के किसी को अरेस्ट करना चाह रहे हैं डिजिटली रूप से, वो डिजिटल अरेस्ट है। और एक ऐसा क्राइम जो लॉ में डिफाइंड ही नहीं है, यानी हमारे पास हमारे कानून में छोटी से छोटी चीज़ डिफाइंड है कि अगर 5 लोग हैं तो क्या कहेंगे, 5 लोगों से ज़्यादा हैं तो क्या कहेंगे, चोरी कब, डकैती, लूट, और इस तरीके से बन जाएगी। लेकिन डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी क्राइम डिफाइंड ही नहीं है कि साहब डिजिटल अरेस्ट के लिए पनिशमेंट क्या है। उसके लिए हम चीटिंग बाई इम्पर्सोनेशन की साहब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इम्पर्सोनेट करके उनकी आइडेंटिटी चुराकर और उनके नाम से कोई अरेस्ट कर रहा है, उसके लिए अलग अलग तरीके से उन्हीं सेक्शंस को लगा के हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। फिर आता है साहब सेक्सटॉर्शन का आ गया, इसके साथ इन्वेस्टमेंट स्कैम आ गया, OTP स्कैम, बॉस स्कैम, AI रिलेटेड डीप फेक वीडियोस, फिशिंग का आ गया, अलग अलग तरीके के फिर क्राइम्स आ जाते हैं इसमें। उससे वो एड्रेस अपने IT एक्ट 2000 सर उस तो लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसको आम जनता तक किस प्रकार से काम आया? वो उद्देश्य यही था कि जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी कंपनीज भी हैं कि साहब मान के चलिए इंस्टाग्राम ही ले लें हम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये इंटरमीडियरी हैं सारी। अब इन इंटरमीडियरीज पे कोई लाइबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कंपनी हमारे देश में आए और धंधा करना चाहे और हमारे देश में उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। तो कोई भी अगर टेक्निकल कोई भी इशू क्रिएट हुआ, जैसे मान के चलिए इंस्टाग्राम अकाउंट ही सस्पेंड हो गया साहब, तो कोई तो कानून होगा कि उस इंस्टाग्राम अकाउंट की रिकवरी हम करें। और इंस्टाग्राम अगर उसको रिकवर करने से मना कर दे तो हम केस फाइल करने के लिए भी हमारे पास राइट होना चाहिए। ये तो नहीं तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी हालत कर देंगे हमारी। तो यही कुछ ऑब्जेक्ट थे। किसी के साथ डिजिटल थेफ्ट हो जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली कोई क्राइम हो जाए, तो उसके लिए कोई हमारे पास कानून हो जिसका कानून का उपयोग करके आम व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। और सर अगर किसी का बैंक अकाउंट अचानक से फ्रीज हो जाता है तो वो क्या पहला कदम क्या उठाए? वो ये बैंक अकाउंट फ्रीज नाम का जो ये शब्द है, कानून में तो कहीं फ्रीज डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन ये आजकल चल रहा है और चल रहा है। ये तो एक सबसे बड़ा एक आगे जाके एक स्कैम साबित होगा बैंक अकाउंट फ्रीज के नाम का, जिसमें बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। एक बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का सबसे पहले हम ये बात कर लें कि आखिर में होता क्यों है ये साहब बैंक अकाउंट फ्रीज। तो सरकार ने एक पोर्टल बनाया 1930 का 1930, जहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब, दुनिया भर के फिल्म स्टार्स कह रहे हैं कि साहब क्राइम हो जाए तो 1930 पर कॉल कर दो। आदमी कॉल कर देता है कि साहब मेरे साथ 5000 रुपये का क्राइम हो गया, और उस 5000 रुपये की क्राइम की जैसे ही कंप्लेंट लॉस की, जिन जिन बैंक अकाउंटों में वो पैसा गया, चाहे वो दूध वाला, जैसे आपने मेरे साथ 5000 रुपये का फ्रॉड कर लिया जी, मैंने कंप्लेंट दर्ज करा दी, आप गए अपने दोस्तों के पास कि ये ले देख 1-1000 रुपये सबको देता हूँ, आज मेरी तरफ से गिफ्ट है, मैं कमा के लाया हूँ। 5 दोस्तों का अकाउंट फ्रीज। एक दोस्त जाता है, वो कहता है साहब दूध दे दो, 200 रुपये का दूध ले आया, दूध वाले का फ्रीज, दूध वाला गोलगप्पे खा लेता है, गोलगप्पे वाले का फ्रीज, गोलगप्पे वाला चाय, और लेयर्स बनती जाती हैं। ये इसलिए बैंक अकाउंट फ्रीज होता है कि कोई भी 1930 पे कॉल करता है, इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है
और सिस्टम 1930 का जो कि एनसीआरपी नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, उस पोर्टल पर ये अपडेट होती रहती हैं। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस दैट इज़ यूटीआर नंबर, उस यूटीआर नंबर के बेसिस पे ये पूरा की पूरा मनी ट्रेस होता है और पूरा ये बैंक अकाउंट फ्रीज करते जाते हैं। सर वो चीज़ है, एक तो अकाउंट फ्रीज, एक अकाउंट पे लीन लगना, सर दोनों में क्या डिफरेंस है? एक और चीज ऐड करो इसमें, क्या? अकाउंट फ्रीज, अकाउंट लीन और अकाउंट होल्ड। हाँ, होल्ड। होल्ड भी अलग चीज है, लीन भी अलग चीज है और फ्रीज भी अलग चीज है। तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों में डिफरेंस ये है भाई, उसी चीज पे आते हैं। आपने कर लिया मेरे साथ 5,000 रुपए का फ्रॉड, ठीक है। अब मैंने कंप्लेंट डाली, आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए और पड़े हुए हैं। ये लोग पूरा की पूरा 50 लाख रुपए अगर रोक दिया, दैट इज कॉल्ड फ्रीज, कि मेरा पूरा के पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो डेबिट था, डेबिट होना भी था, उसको पूरे को फ्रीज कर दिया। तो इसको हमने कह दिया बैंक अकाउंट का फ्रीज हो जाना। ठीक है। अब आपने उस अकाउंट को अनफ्रीज करा लिया या फ्रीज हुआ ही नहीं, तो उसको कह देते हैं लीन होना, यानी 5,000 रुपये ही लीन रहेगा। 5,000 रुपये और उस 5,000 रुपये के अलावा आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, उसको कह देते हैं लीन हो जाना। अब यहीं से निकलती है होल्ड की कहानी। आपने मेरे साथ 5,000 रुपये का फ्रॉड किया, 5,000 रुपये ही आपके अकाउंट में थे, आपके अकाउंट में 5,000 रुपये के अलावा कुछ नहीं था, और आपने जाके कैश निकाल लिया, एटीएम से जाके कैश निकाल लिया। अब आपके अकाउंट में लीन तो रहेगा 5,000 रुपये का, लेकिन होल्ड नहीं रहेगा, क्योंकि पैसे ही नहीं है, कहाँ से होल्ड होगा। अब लीन जो बैलेंस है वो नेगेटिव शो करेगा, -5,000 शो करेगा। तो यही डिफरेंस है लीन और होल्ड में। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो वो पैसा लीन भी है और होल्ड भी है, लेकिन अगर नहीं है तो लीन तो है लेकिन होल्ड नहीं है। तो ये डिफरेंस हुआ फ्रीज, लीन एंड होल्ड। तो सर जब इसका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, जब बैंक वाले उसको नोटिस भेजते फ्रीज करते हैं, बिना नोटिस भेजे भी फ्रीज कर सकते हैं? बिना नोटिस भेजे फ्रीज कर देते हैं, कर तो नहीं सकते। कर देते हैं? हाँ, नहीं कर सकते। ये होते कौन है फ्रीज करने वाले? इनको किसने पावर दे दी भाई फ्रीज करने की? बैंक वालों को। बिना फटकारे तभी तो लगती हैं इनको, बैंक मैनेजर्स को पेनल्टीज लगाई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाई इंडियन ओवरसीज बैंक पर। वो रिप्लाई में लेके आए, साहब हमारे पास PMLA है, ED है। अरे भाई साहब, कौन सा नोटिफिकेशन आ गया सरकार का जो तुम्हें ED बना दिया? कौन सा नोटिफिकेशन आ गया कि PMLA यूज कर रहे हो तुम? बिना प्रायर परमिशन के, बिना किसी वजह से आप लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हो। और नहीं कर सकते, लेकिन मतलब कर रहे हैं। बिना नोटिस नहीं कर सकते हो ना, अपन कर देते हैं। अरे सो बिना नोटिस फ्रीज करते हैं, अपन नोटिस करते हैं, उसमें अपन कंपनसेशन ले सकते हैं अपन उनसे? बिल्कुल ले सकते हैं। कंपनसेशन दिलवाया। कंज्यूमर कोर्ट का एक अभी मुकदमा आया हरियाणा का, कैथल का, जहाँ पे 15,000 रुपये का कंपनसेशन प्लस एडवोकेट फीस सब दिलवाया गया। बैंक ने अकाउंट फ्रीज कर दिया था। बैंक उसके बाद भी कह रही है नहीं साहब हमने ऐसे किया वैसे किया। बाद में काय का कैसे किया? कुछ नहीं किया, पेनल्टी भरी उन्होंने। और सर इसी तरह अकाउंट फ्रीज हो गया और लेयर फर्स्ट में है, बल्कि उसने तो उठा दी नीति ना, तो काम किया, फिर भी उस अकाउंट लेयर फर्स्ट में है, सो वो क्या कर सकते? अब लेयर फर्स्ट में आप कह रहे हैं कि साहब लेयर 1 में कोई अकाउंट आ गया, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो कैसे आ सकता है लेयर 1 में? तो लेयर 1 में आने के 2 तरीके हैं। या तो उस व्यक्ति पर कोई फेक कंप्लेंट हुई हो, ठीक है, या रॉन्ग ट्रांजेक्शन हुआ हो, या अननोन ट्रांजेक्शन हुआ हो। अब तीनों का एक अलग अलग एग्जाम्पल है। फेक कंप्लेंट का क्या है साहब? मैंने आपको 5,000 रुपये दिए और मैंने कहा जी आप मेरे को 5,000 रुपये 2 दिन बाद लौटा देना। आपने नहीं लौटाया, आपका मेरा झगड़ा हो गया और मैंने कंप्लेंट डाल दी आप पे। अब ये साइबर क्राइम नहीं है, मैंने आपकी मजबूरी नहीं देखी। आप ये कह रहे हो साहब आदर जी 4 दिन बाद लौटा दूंगा, रुक जाओ 2 दिन। मैं रुक ही नहीं रहा हूँ और मैंने कंप्लेंट डाल दी। अब ये फेक कंप्लेंट हो गई पूरी तरीके से। साइबर क्राइम थोड़ी किया यार, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन झगड़ा हो गया, नॉन पेशेंट लोग हैं आजकल, पेशेंस कहाँ है लोगों में, कर देते हैं कंप्लेंट कर दी। तो ये आप लेयर 1 में आ गए और फेक कंप्लेंट है। दूसरा अननोन ट्रांजेक्शन हो गया कि मैं किसी और को कर रहा था, गलती से आपको चला गया। अब मैं आपको कॉल करके तो पूछ रहा नहीं हूँ, और मैं पूछ भी रहा हूँ तो आप भी नहीं दे रहे हो पैसे वापस। आप भी ये कह रहे हो क्यों दूं, मेरे हैं 5,000 रुपये आ गए मेरे पास, तो ईश्वर का आशीर्वाद होगा कोई, ठीक है। तो मैं अब कंप्लेंट कर दी, अभी अननोन ट्रांजेक्शन के ऊपर कंप्लेंट हो गई। इसी तरीके की कंप्लेंट्स होती हैं लेयर 1 में जो कंप्लेंट आ गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है बिल्कुल ही रॉन्ग ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि अगर कोई भी ट्रांसफ़र, जैसे कोई भी व्यक्ति को, जैसे इसी में तो हो गई कि साहब
अननोन तरीके से आ गया, कोई नोन भी है और उसको चला गया कि भाई 2 लोग हैं मेरे, भानु प्रताप जी आप भी एक दोस्त हैं, एक और भानु प्रताप जी मेरे दोस्त हैं, दूसरे भानु प्रताप जी को पैसा चला गया, अब मुझे उस ट्रांजेक्शन्स को होल्ड करवाना है, तो मेरे को NPCI पे कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने 1930 पे कॉल कर दिया। 1930 पे कॉल करते ही उस अकाउंट होल्डर के अगेंस्ट में क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो गया। तो इस तरीके से भी लेयर 1 में आ जाता है अकाउंट। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जब तक कंप्लेंट विड्रॉल नहीं होगी, कंप्लेंट क्लोज नहीं होगी और वहां से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन से नहीं मिलेगा कि साहब इन्होंने जो पेमेंट ट्रांसफर किया वो गलती से ट्रांसफर हुआ था, इनका विक्टिम का पैसा मिल गया है, इस केस में मैंने FIR की है, मैंने कंप्लेंट की है, तो मैं विक्टिम हूँ कि इनको इनका पैसा मिल गया, इनका खाता खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। क्या साइबर जो पुलिस है वो सर मोटी रूप से बोलने पर क्या अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती। और अगर कोई करना चाह रहा है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, तो ये मानो वो सस्पेंड तो होगा ही होगा, जेल और जाएगा। अच्छा। हाँ, मौखिक रूप से कौन है ये? मौखिक रूप से क्या काय की पावर है? मौखिक रूप से इनके पास प्रॉपर नोटिसेज हैं, 94 106 का नोटिसेज है, 107 की कंप्लाइंसेज हैं, 35(3) का नोटिस की पावर दे रखी है। और गवर्नमेंट कह ही रही है अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा पुलिस ऑफिसर बन के परेशान करता है तो वो डिजिटल अरेस्ट में रह जाएगा। ऐसे होते हैं आजकल, क्या करते हैं ये, इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ पुलिस ऑफिसर्स भी इस वीडियो को देखें कि कभी किसी व्यक्ति को अननोन तरीके से अगर आप फ़ोन कर रहे हैं, आपकी FIR में है भी है, तो उसके साथ डायरेक्ट टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ना करें बिना किसी नोटिस के या बिना किसी उसके। ऐसे ऐसे शैतान लोग बैठे हैं। एक केस में तो क्या हुआ साहब, एक पुलिस वाला, रियल पुलिस वाला, उसने किसी FIR में किसी अक्यूज को फ़ोन किया, ये कहा कि साहब आपके अकाउंट में फ्रॉड हुआ है, ये हुआ है, फ्रॉड का पैसा आ गया है। उसने फ़ोन कट किया और डिजिटल अरेस्ट की, एक साइबर क्राइम की कंप्लेंट कर दी। उससे पूछा भाई तूने क्यों की? तो उसने कहा साहब कॉलर ट्यून में सरकारी कह रखी है, कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको फ़ोन नहीं करता है, अगर कर रहा है तो वो डिजिटल अरेस्ट करना चाहता है आपको। सही है। तो पुलिस ऑफिसर्स भी ध्यान दें, उनके नंबरों की कंप्लेंट ना हो जाए कहीं। हाँ, ज़्यादा फ़ोन पानों को अवॉइड करें, प्रॉपर नोटिस कम्युनिकेट करें, और सरकारी नंबर मिलता है इनको, सरकारी नंबर से ही कॉल करें। पर्सनल नंबर से कॉल करना तो अलाउड भी नहीं है इनको। होते हैं ना सरकारी नंबर होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास। हाँ, गवर्नमेंट नंबर अलग ही डिजिट से शुरू होते हैं, वो 9493 से शुरू नहीं होते वो। हाँ, और सर जैसे कोई अकाउंट है उसके खिलाफ ना तो कोई साइबर कंप्लेन है, ना तो EDD शिकायत है, फिर भी वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। कुछ तो रीजन होगा। वापस क्या हालत है, वापस चालू उसको फिर तो हाई कोर्ट में रिट लगाओ, बिना किसी वजह से बंद कर दिया। देखो, अकाउंट फ्रीज होने के 4-5 रीजन होते हैं। पहला तो साइबर का हो गया, कोई भी और ED CBI इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का हो गया, GST वाले भी कर देते हैं आजकल, इकोनॉमिक ऑफेंस बीइंग वाले कर देते हैं, और एक होता है KYC वेरिफिकेशन और EDD। अब है क्या दोनों चीज? KYC इधर नो योर कस्टमर, के आप आधार और पैन सबमिट करो, सब हम अपने कस्टमर को जानते हैं। नो योर कस्टमर, इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है KYC का कि सब आधार और पैन कार्ड अगर है तो हम अपने कस्टमर की आइडेंटिटी को जानते हैं। दैट इज कॉल्ड KYC वेरिफिकेशन। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि साहब नहीं हम EDD और लगाएंगे कि साहब हम आधार पैन तो फर्जी भी हो सकते हैं, आजकल बना सकते हैं लोग फर्जी, हम तो घर जाके वेरीफाई करेंगे जी उसको। ठीक है। कि ये आधार कार्ड में जो एड्रेस है, जो आदमी का फोटोग्राफ है, जिस आदमी का पैन कार्ड है, वो उस घर में रहता है नहीं रहता है, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके पिताजी का नाम लिख रहा है, वो उसके पिताजी हैं या नहीं है। ठीक है। दैट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ KYC, दैट इज कॉल्ड EDD, एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस। तो सब घर जाके वेरीफाई कर लिया, दैट इज हो गया EDD। अब एक और चीज, EDD के ही एक बच्चे, EDD के 2-3 बच्चे होते हैं। सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस हो गए, म्यूल अकाउंट्स की वेरिफिकेशन हो गई, इस तरीके से। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो गए, जैसे हम वकील साहब हैं, अब वकीलों के अकाउंट में अब अपन को पता है कि भाई कैसे कैसे एक पैटर्न होता है कि साहब कोई क्लाइंट आएगा, 2 क्लाइंट आए, 4 क्लाइंट आए, 5 क्लाइंट आए, किसी ने फीस दे दी। अब हमारे अकाउंटों में हो रहे हैं डेली के 5000 ट्रांजेक्शन, कोई 100 रुपये डाल रहा है, कोई 50 रुपये डाल रहा है, कोई 100 रुपये। अब वकील साहब थोड़ी ना डिफाइन करेंगे कहाँ से आए 100 रुपये, भाई तुम्हारी फीस थोड़ी होती है 100 रुपये, नोटेरी करोगे भी तो 5000 थोड़ी कर दोगे एक दिन में। तो वो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो गया, तो भी बैंक उसको फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम तक अगर हम एक्सप्लेन कर देते हैं तो बैंक फ्रीज हटा देगी। सर कोई अकाउंट है उसमें डी फ्रीज है, उसे डी फ्रीज हटाने के साथ साथ उस अकाउंट में लिखीन भी है, क्या उसको भी स्वतः ही हटा सकते हैं? बिल्कुल हटाया जा सकता है, और इसके लिए तो
मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक, अगर कोई इस प्रोफेशन में और इस तरीके की प्रॉब्लम, इन लोगों को PILA फाइल करनी चाहिए। अच्छा। कोई एग्रीड पर्सन्स को, अरे भाई साहब 2023 में कोई कंप्लेंट हुई, जिसने कंप्लेंट की वो घर चला गया, उसने कहा साहब मुझे नहीं चाहिए पैसा, मेरा पैसा मिल गया, उसने कंप्लेंट क्लोज कर ली, FIR ही क्लोज हो गई, फिर भी लीन अमाउंट पड़ा है उस पर। ठीक है। अब उसके लिए तो लीन अमाउंट हटना चाहिए। तो लीन अमाउंट हटने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, GRM का एक पोर्टल होता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में ये होता है, एक फॉर्मेट है साहब, सबसे पहले तो बैंक में जाके वो EDD चेक करवाएगा, घर भर जाके दिखाएगा, मैनेजर साहब पधारो, ये कुटिया झोंपड़ी में रहता हूँ मैं, देख लो साहब ये, ठीक है। अब उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, बैंक का ऑफिसर ही एक रिक्वेस्ट रेज करेगा कि साहब ये हमारे बैंक के जेन्युइन कस्टमर हैं, आप इनका लीन अमाउंट हटाइए। और हाई कोर्ट ने भी ऐसे ऑर्डर्स किए, हमने करवाए हाई कोर्ट से काफ़ी सारे ऑर्डर्स, जहाँ पे बैंक मैनेजर ये कहते हैं कि साहब हम तो नहीं करेंगे कंप्लाइंस इसकी, तो उनको बताया भैया नौकरी भी जा सकती है, भैया करनी पड़ेगी, ये तो बैंक मैनेजर बन गए तो क्या हो गया। सही है। तो इस तरीके से GRM की कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, बैंक ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है, और अगर ये नहीं करते हैं तो इनके अगेंस्ट में भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तो बैंक अकाउंट है उसका फ्रीज करने का आदेश हो जाता है कोर्ट से, फिर भी अगर बैंक वो अकाउंट बैंक वाले उसको नहीं करते तो फिर अगला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सर। अच्छा, कोर्ट के आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता है एक बैंक का ऑफिसर? नहीं सर, अभी जस्ट हुआ ये अकाउंट मैंने भी था, कर्नाटक से वो था, हाई कोर्ट से अपने यहाँ से आदेश हो गया, फिर भी सर 8 से 1.5 महीना हो गया वो अकाउंट अब भी चालू नहीं था बैंक। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होगा उसमें। अब बैंक ऑफिसर्स बेचारे वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और पता नहीं डेटा मैंने तो ज़्यादा, वो किसी ने बताया ही था कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, BP की बहुत सारी गोलियाँ क्योंकि प्रेशर बहुत है बैंकों में, तो ये परेशान हो जाते हैं। तो अब फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है, तो इनको करना चाहिए काम। अब ये कहते हैं कि साइबर क्राइम, अरे तुम खाता ही मत खोलो ना क्रिमिनल्स का, तुम्हें तो पता ही है, घर पे जाके वेरीफाई करते नहीं है। एक आम आदमी जिसका कोई पता नहीं अता नहीं, उसके खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ये भी जिम्मेदार हैं बराबर। और जब कोर्ट के आदेश को मान नहीं रहे, इनको सिलेबस में ऐड करना चाहिए जब ये एग्जाम दें इस बैंक के, कि सब कोर्टों के आदेश हैं उनको मानना पड़ेगा आपको, इनके सिलेबस में ऐड होना चाहिए, पढ़ाई करवानी चाहिए इनको कि कोर्ट क्या चीज़ होती है। तो इस तरह ये सॉल्यूशन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल। और इनकी नहीं मान रहा है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन बना हुआ है, RBI बनी हुई है, PG पोर्टल बने हुए हैं, जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर सही तरीके से काम ना करे तो इनके लिए कंप्लेंट डाल सकते हैं इन पे। और ये बड़ा व्यक्ति, उसकी तो ये हाथ जोड़ते हैं, लोन बांट रहे हैं, आम आदमी को परेशान कर रहे हैं ये लोग। अब जैसे सर किसी का बैंक अकाउंट है, उसने तो फ्रॉड भी नहीं किया ना कुछ किया, और उसके अकाउंट में पेमेंट जमा है, और उसको पेमेंट की जरूरत है, बट वो अकाउंट बंद निकाल नहीं सकता, एक से उसके अधिकार उल्लंघन हो रहा है, तो सर उस स्थिति में वो क्या करती, इमरजेंसी स्थिति में पेमेंट चाहिए, तभी तो हाई कोर्ट में रेट लगाते हैं, अनफ्रीजिंग ऑफ द बैंक अकाउंट। नहीं, उसमें से तो टाइम लगता है, प्रोसेस है, महीना भर लग जाता है, सर इमरजेंसी उसको चाहिए पेमेंट, तो लास्ट ऑप्शन वही उसका कंप्लेंट फाइल करो। और नहीं तो फिर मैं तो उस जो एक वीडियो आई थी ना, जहाँ पे एक ब्रदर था एक लेडी का, और ब्रदर, उसकी सिस्टर की डेथ हो जाती है, बैंक ऑफिसर उसके 19-20 हज़ार रुपए देने से मना कर देता है, वो बेचारा ये कहता है साहब डेथ सर्टिफिकेट लाओ, तो मैं कहाँ से बनवाऊंगा डेथ सर्टिफिकेट, वो अस्थियां उठा के लेके जाता है। हाँ। इनको जैसे कोई मजदूर आदमी है तो उसको फावड़ा लेके चला जाना चाहिए, मैं साहब ये करता हूँ मैं। उनसे मजदूर आदमियों से ये पूछ रहे हो, उनके अकाउंटों में 10-10 हज़ार रुपए पड़े, उनसे ये पूछ रहे हैं क्या करते हो, जॉब टाइटल दो। अरे काहे की जॉब करता हूँ यार, मैं नौकरी करता हूँ, एक मजदूरी करता हूँ, कहाँ से जॉब दिखाऊंगा मैं अपनी। तो इनको तो भाई सोचना ही चाहिए, दो ही तरीके होते हैं इन पे, तो या तो इनसे भाई पोलाइटली हाथ जोड़ लो कि गरीब आदमी है साहब मत करो हत्या हमारी, और नहीं है तो इनकी कंप्लेंट फाइल करो, कानून तो सबके लिए बराबर है। अब जैसे साइबर फ्रॉड के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930, उसके ऊपर जाके जो सरकारी पोर्टल है उस पे कंप्लेंट करना प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस क्या? अच्छा, किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाए तो ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे, क्या फोन क्या कंप्लीट, जितना फेसबुक आईडी बनाने में मेहनत लगती है ना, उतनी ही कंप्लेंट करने में मेहनत लगती है। और 5वीं क्लास का बच्चा भी कंप्लेंट कर सकता है। और मैं तो ये उन लोगों को ये भी कहता हूँ कि जो लोग टेक्नो फ्रेंडली नहीं है वो अपने घर के बच्चों से कंप्लेंट फाइल करवा लें, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा समझते हैं। cybercrime.gov.in पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है, ठीक है, पहला पोर्टल खुलेगा cybercrime.gov.in। ठीक है।
पहले ही टैब में, उसमें मल्टीपल टैब हैं, सस्पेक्ट रिपोजिटरी का भी है, कॉन्टैक्ट है, अबाउट अस है, ये है गैलरी इमेज। सबसे पहले रजिस्टर ए कंप्लेंट करने का टैब आता है, उसमें 3 ऑप्शन खुलते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड, वुमेन रिलेटेड, वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड फ्रॉड और अदर साइबर क्राइम। फाइनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी में जाना है, वहाँ अपनी डिटेल फिल करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक पोर्टल पे लेके जाएगा, वो पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपकी मेल आईडी क्या है, आप क्या करते हैं, और उसके बाद आपने पैसा किस अकाउंट में डाला, उस अकाउंट की डिटेल, और उसका यूटीआर नंबर क्या आता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, उस यूटीआर नंबर की डिटेल, कुछ मल्टीपल डिटेल्स अगर आपको पता है कि इस आदमी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, उसका फोटो, मोबाइल नंबर जो भी डालना चाहते हो वो डाल दो, उसके बाद कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है। और सर अदर से मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी साइबर दी, मैं तो वो कंप्लेंट वापस लेनी है कि वो उसमें कुछ रीजन हो। ट्रैक करने का भी ऑप्शन आता है, अच्छा, विड्रॉल करने का भी ऑप्शन आता है कि साहब आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, आपका राजीनामा हो गया, तो आप विड्रॉल भी कर सकते हो उसको वापस उठा सकते हैं। हाँ। और जैसे अपन तो थाने में ऑफलाइन साइबर रिपोर्ट करते हैं, उसको भी वापस कर सकते हैं अपन। हाँ, वहाँ पे स्टेटमेंट में दे दीजिए, अगर कंपाउंडेबल है तो अपन जानते हैं कंपाउंडेबल को पुलिस राजीनामा कर सकती है, नॉन कंपाउंडेबल है तो आपको 482 में जाना पड़ेगा उसके राजीनामे के बेस पे। ठीक सर जैसे टीसीडी निजी फोटो है या तो वीडियो है, तो उसके थ्रू उसको अलर्ट मेल करे तो उसके खिलाफ क्या टारगेट कर सकते हैं, ऐसे उससे शिकायत कर सकते हैं। कंप्लेंट करवाइए साइबर क्राइम की, सबसे पहले तो उस आदमी के अगेंस्ट में cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट कराइए, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट डालिए, और पुलिस ऑफिसर को अगर नहीं पता ये बात कि उनको हटवाना कैसा है, तो उनके लिए सहयोग पोर्टल बना हुआ है। ठीक है, सहयोग पोर्टल है, पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और इंटरमीडिएरी जिस सोशल मीडिया साइट पर वो पोस्टें डली उनके बीच की एक कड़ी है सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल से वो रिक्वेस्ट रेज करते हैं, और रिक्वेस्ट रेज करने के बाद वो कंटेंट उस इंटरमीडिएरी को हटाना पड़ता है, वो मानना ही पड़ता है, क्योंकि ऑब्सीन कंटेंट है। ऑब्सीन कंटेंट प्रमोट करने के लिए इन कंपनियों को भारत देश में नहीं चलाया जा रहा। इनके लिए पहली ही टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप कोई भी सोशल मीडिया पे अगर एजेंसी आप चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो हमारे देश के किसी भी पर्सन की आप डिफेमेशन नहीं करेंगे उस पर, कोई भी ऑब्सीन कंटेंट को प्रमोट नहीं करेंगे उस पर, और करते हैं तो ये सोशल मीडिया कंपनी भी उसके लिए जिम्मेदार है। पहला तरीका cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट, पुलिस स्टेशन जाइए और रिक्वेस्ट रेज करवाइए इन सोशल मीडिया कंपनियों को जिस सोशल मीडिया पर डाला। दूसरा है stopncii.org, उस पर जाके कर सकते हैं आप। तो ये 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सूचित करिए, और जिस व्यक्ति का पता लगता है जो काम कर रहा है, अपन तो जानते हैं हाईकोर्ट में उनकी बेल भी नहीं होनी उनकी, ऑब्सीन कंटेंट प्रमोट पब्लिश करके किसी का पूरी तरीके से जीवन खराब कर देना। और सर अगर इसी व्हाट्सएप अकाउंट, इंस्टा आईडी या फेसबुक कुछ भी तो फर्जी बनाता है, तो उसको बंद कराने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया तो बिल्कुल सबसे बेस्ट आइडिया जो 2 मिनट में कोई भी आदमी कर सकता है, और 2 मिनट में उसका काम हो जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल है और जो हमने करवाया है। ठीक है, वही वाली बात कि हमारे देश में 2021 में कुछ कानून बनाए गए जिनको कहते हैं हम इंटरमीडिएरी रूल्स 2021। उसका रूल 3 कहता है ड्यू डिलीजेंस, रूल 4 एनहांस ड्यू डिलीजेंस। उसमें यह कह रखा है कि कोई भी कंपनी हमारे यहाँ पे अगर काम कर रही है तो उसके ग्रीवियंस ऑफिसर्स होने चाहिए। तो आपको सर्च करना है व्हाट्सएप ग्रीवियंस ऑफिसर, अगर व्हाट्सएप का कोई इशू है। इंस्टा पे है तो इंस्टाग्राम ग्रीवियंस ऑफिसर। ग्रीवियंस ऑफिसर में जैसे ही आप जाएंगे वो एक दिस फॉर्म करके एक ऑप्शन आएगा, दिस फॉर्म पे क्लिक करना है, वहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आएंगे कि आप किस तरीके से कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं। चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन, अगर कोई आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली, किसी ने फर्जी फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, व्हाट्सएप बना लिया, या आपको कोई बुली कर रहा है, हरेसमेंट कर रहा है, कोई ऐसा कमेंट कर रहा है, हैक कर लिया, सारे के सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, वो आप काम कर सकते हैं। उससे ट्यूशन इसी से रिलेटेड अदर इसी का फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम बंद हो जाता है तो उसको वापस रिकवर करवाना है, तो क्या प्रोसेस उसकी? सबसे पहले तो रिकवर करवाने के लिए ग्रीवियंस ऑफिसर के पास ग्रीवियंस रेज करिए। ये बताइए कि साहब बिना किसी वजह से आपने हमारा इंस्टा और सोशल मीडिया पेज बंद कर दिया। दूसरी चीज, अगर वो नहीं मानते हैं तो ग्रीवियंस अपील कमेटी है, दैट इज गैक, वो बनाई गई है, और वो बनाई गई है रूल 3A के अंडर, इंटरमीडिएरी रूल्स के। ये कह दिया गया 6 फरवरी 2026 को भी
3 ग्रीवियंस अपील कमेटीज बनाई गई, नोटिफाई की गई माइटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, जहाँ पे बताया गया ग्रीवियंस अपील कमेटी कैसे काम करेगी। ग्रीवियंस रेज करिए कि साहब ये जो कंपनी है इंस्टाग्राम मेटा नाम की, ये हमारी सुन नहीं है, इसलिए हम सरकार के पास आ रहे हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल ही इस कंपनी को लीड करते हैं। और सर जैसे सर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ सर मेरा जो भी पर्सनल डाटा है वो सारा उस कंपनी में जमा है। सर बाई चांस या कंपनी वाले जानबूझते मेरा डाटा लीक कर देते हैं, किसी और कंपनी को भेज देते हैं, और उस कारण सर मेरा तो नुकसान होता है। 72 IT एक्ट उनके कारण से कैसे कार्रवाई क्या हो, FIR करिए उन पे उनके खिलाफ। हाँ, तो सर उसके अंदर सर क्या मुझे जो हानि होती है उसका मुआवजा मिल सकता है? आपका सवाल था कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका डेटा उन्होंने डेटा लीक कर दिया मेरा, हाँ। उससे कारण मेरा नुकसान हुआ, तो हाँ। उसकी भरपाई कैसे और उनके खिलाफ कैसे क्या प्रोसेस है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज कॉल्ड DPDP एक्ट। ठीक है। 250 करोड़ की पेनल्टी है उन कंपनीज पर जो कि लोगों का, यूजर का डेटा लीक करती हैं। ये तक है उस कानून में कि अगर आपका डेटा किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी के पास है, मैं तो कहता हूँ ब्लिंकिट के पास भी है जी मेरा डेटा। ब्लिंकिट को पता है कि साहब आदर्श सिंगल शाम को क्या खाता है, क्या ऑर्डर करता है, और मैं 15 दिन बाद कहता हूँ सारा डेटा हटाओ मेरे ब्लिंकिट से, अब मैं यूज़ नहीं करूँगा ब्लिंकिट, अब मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो फ्लिपकार्ट का वो 6 मिनट वाला यूज़ करूँगा, डिलीवरी वाला। ठीक है, तो ब्लिंकिट को डेटा हटाना पड़ेगा मेरा। अगर नहीं हटाता है, उस डेटा फ्लश की रिपोर्ट भी नहीं दी, तो DPDP अंडर के एक्ट के अंदर केस हो जाएगा। और डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर रखना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि डेटा डिलीट कैसे किया, क्योंकि हम तो कहते हैं कि साहब एक बार जो डेटा आ गया इंटरनेट पे वो कभी डिलीट नहीं होता, तो भैया डिलीट कैसे करोगे ये भी बताओ। कहाँ है इसका डंपिंग यार्ड? अब रिसाइकिल बिन में पहले तो हम कहते थे साहब एक डस्टबिन पड़ी होती थी हमारे कंप्यूटर के राइट साइड में कि ये साहब रिसाइकिल बिन है, इसमें डेटा चला गया, रिसाइकिल बिन से डेटा डिलीट होके कहाँ जाता है? तो इनको ये पूरी की पूरी थ्योरी और डेटा डिलीटेशन की रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी कि साहब हमने आपके डेटा को ऐसे यूज किया और ऐसे डिलीट किया। बिल्कुल। और सर जैसे कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर बैठा है किसी दूसरे देश में, सर वो वहां से यहाँ पर मेरे साथ साइबर फ्रॉड कर रहा है, सर उसके खिलाफ क्या टारगेट ट्रस्ट में यहाँ से? बिल्कुल कर सकते हो, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में FIR कराइए उसके अगेंस्ट में, वहाँ की एजेंसीज को नोटिस जाएगा। और अगर कोई डेटा कलेक्ट करना है तो एमलेट, लेटर, रोगेटरी के प्रोसेसेस फॉलो किए जाएंगे। बिल्कुल, भारत पोल पोर्टल बना हुआ है, और पाती है हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ये पाती हैं कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है या बहुत एक हाई लेवल का क्राइम आपके साथ हुआ है, तो उसके एक्स्ट्राडिक्शन और इस तरीके की कार्रवाई भी होंगी। सर मेरे साथ सर जो साइबर फ्रॉड होता है सर, जो मेरा निजी पुलिस स्टेशन है पास में, मैं उसमें जाता हूँ कि FIR देने के लिए, वो पुलिस वाले उसकी FIR नहीं लेते। क्या रीजन से वो FIR? अगर सर 5 लाख से नीचे का फ्रॉड है तो ही वो मना कर सकते हैं। 5 लाख से ऊपर के में तो E0 FIR का कॉन्सेप्ट है, ये मना हाँ और इन करने से कोई फायदा ही नहीं है इनका। आपको कहीं नहीं जाना। आज के नए जमाने के जेनजी लोग हैं, ये जाएंगे पुलिस स्टेशन में, इनको टाइम ही नहीं है पुलिस स्टेशन में जाने का। तो इनके लिए एक नई व्यवस्था की है हमारे देश की सरकारों ने। इनको पता है कि ये कहाँ जा पाएंगे, ये तो घर पे रहते हैं बेचारे, इनको वैसे बिजी रहते हैं, इनके लिए कहाँ टाइम पुलिस वालों के पास मूड मारने के। तो इनके लिए कह दिया भैया घर में ही रहो, 1930 पे कॉल करो, अपने आप हम FIR दर्ज कर लेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। बाई चांस अपन सारे फिर पुलिस स्टेशन में वो फिर तो वो है ये, फिर तो वो कोर्ट के थ्रू SP को रिप्रेजेंटेशन दो, 156 सब क्लॉज 3 की कार्रवाई करो, कोर्ट से FIR कराओ, वो तो एक है ही है, सेटल्ड लॉ है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि नए जमाने के भाई वो तो कोर्ट करनी पड़ेगी उनको। कौन होता है FIR नहीं लिखने वाला? अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, FIR क्या है? इंफॉर्मेशन ही तो है, इंफॉर्मेशन तो लिखनी पड़ेगी उनको। जैसे कई बार वो बोल लेते साइबर थी ये हमारे उसमें नहीं आती, आप साइबर थाने में जाओ, वहां पे रहो आप। नहीं, साइबर थाने का कॉन्सेप्ट अलग है। ऐसा अगर कोई भी बोलता है तो हमारी जिम्मेदारी, और हो सकता है इस पॉडकास्ट में ये बात सभी लोग सीखे भी
कि साइबर थानों का जुरिडिक्शन का एक सिनेरियो है कि 10 लाख से ऊपर की कंप्लेंट वहाँ होंगी। जैसे मैं जयपुर का बताऊं, साइबर थाना कमिश्नरेट में 10 लाख से ऊपर की वहाँ होंगी, 10 लाख से नीचे की एक लोकल पुलिस स्टेशन में होंगी, 5 से 10 के बीच में ऑटोमेटिक FIR हो जाएगी। अब बात आई मेरे साथ 2 लाख का फ्रॉड हुआ और वो नहीं लिख रहे 2 लाख की FIR, तो आप कोर्ट जा सकते हो, SP को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। सर जैसे सर कोई व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग करता है, ऑनलाइन गेम खेलता है, उसमें सर 10 लाख रुपए 20 लाख जितने पैसे वो हार जाता है, तो सर क्या सर उस कंपनी के ऊपर केस कर सकता है? क्यों? हारने पे केस हो जाएगा? कर सकता है क्या मतलब? नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्यों करना? बिल्कुल नहीं कर सकता। लॉस थोड़ी हुआ है उसको, ओ सॉरी फ्रॉड थोड़ी हुआ है उसके साथ, लॉस हुआ है, जानबूझ के गेम खेला है तो क्यों करेगा? नहीं था सर, तो ये वो नहीं। हालांकि करते हैं लोग ऐसा, पर गलत है ये करना। क्यों? लॉस के लिए थोड़ी ना, मेरे को नुकसान हो जाए साहब, मैं केस किस पे करूंगा? केस थोड़ी करूंगा, खुद खेल रहा है। हाँ ये इन्फॉर्म कर सकते, गेमिंग इलीगल है, इलीगल काम के लिए और केस करेगा। कोई ये कह रहा है कि साहब 10 लाख रुपए दूंगा और मर्डर कर दो इसका, और वो मर्डर कर देता है, और फिर कहता है कि 10 लाख रुपए दो, वो नहीं देता है 10 लाख रुपए, ये थोड़ी केस फाइल करेगा कि मेरे 10 लाख रुपए नहीं दे रहा सर, ये मेरे निकलवाओ। इस बात के साथ मैंने मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। नहीं बस जो गेमिंग ऐप है वो भी तो अलाउ नहीं है ना? बिल्कुल तो नहीं है गेम, अरे वो इसीलिए तो नहीं करते, गेम खेलना खुद ही एक गलत है, इलीगल है। हाँ इलीगल है। और वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही वाली बात आ जाती है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अगर अपन वेजरिंग और सेक्शन 30 वाले उन चीजों पे जाए, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और इन पे जाए, तो सर जैसे कोई फीमेल है, किसी ने उसकी प्राइवेट फोटो ऑनलाइन डाल दी उसको हैरेसमेंट करने के लिए, पसंद करने के लिए, तो सर है वो लगती है ऐसा कहते हैं वो फोटो हैंड टू हैंड डिलीट हो जाए सोशल मीडिया हर तरह से, क्या रूल इसके लिए? सर रूल ये है 3 घंटे में इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया साइट को वो हटानी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका ये होता है तुरंत साइबर क्राइम की कंप्लेंट फाइल करें, और जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे डालिए उसको क्लेम करें ये मेरी फोटो है ये, और ऑब्सीन कंटेंट ये डाल रहे हैं, मतलब इम्पर्सोनेशन का या एक तरीके से मॉफ इमेज का एक टैग आता है उसमें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम साइबर क्राइम की कंप्लेंट डालें तो हम पुलिस ऑफिसर को ये समझाएं, अगर कि कुछ ऐसे हैं जिनको आता है, साइबर क्राइम थानों में जनरली सबको आता है, अगर आप नहीं रीच कर पा रहे हैं वहाँ तक तो उनको ये बताएं कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक मेल आईडी दे रखी है जो सिर्फ इसी काम के लिए बैठी रहती है। अगर कोई भी ऑब्सीन कंटेंट अगर किसी भी सोशल मीडिया साइट पे डाला जाता है तो पुलिस ऑफिसर्स अपने gov.in या nic.in की मेल आईडी से अगर उसको रिमूव करने की रिक्वेस्ट डालते हैं तो आप ये मानिए सर 10 से 15 मिनट में वो फोटो हटती है। ठीक है सर। और सर अपने साइबर जो एक्ट है उस अंदर अलाउड लिए अलग से कुछ नियम कुछ रूल है? ऑब्सीन कंटेंट के लिए है, वो कोई भी हो सकता है। ऑब्सीन कंटेंट अगर किसी को ट्रांसमिट करता है या कोई पब्लिकली डालता है तो उसके लिए सजाओं का प्रावधान है, 67 है उसमें 5-7 साल की सजा है, इस तरीके से है उसके लिए कानून। सबसे जो जरूरी बात है इसमें यह है कि आपको डरना नहीं है कि हालांकि जिसके साथ होता है वो अपनी परिस्थितियां जानता है, लेकिन उसके बाद भी ये जो फ्रॉडस्टर्स, क्रिमिनल्स और इस टाइप के लोग होते हैं, पूरा की पूरा जो साइबर का बिजनेस है डर का बिजनेस है। अगर आप डरोगे, आज किसी का किया है वो आपके घर में भी घुसेगा, वो और लोगों को भी प्रताड़ित करेगा, तो डरना नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और मजबूती के साथ रिपोर्ट करना है। stopncii.org और cybercrime.gov.in जहाँ पे महिलाओं से रिलेटेड क्राइम के लिए स्पेसिफिक टैब बने हुए हैं। और यहाँ तक बना हुआ है अगर किसी महिला की पिक्चर या कोई भी लीक हो जाए और वो अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करना चाहती, कुछ भी नहीं करना चाहती, तो कंप्लेंट एनोनिमसली करके एक टैब है जहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करते हुए कंप्लेंट कर देती है, और जैसे ही वहाँ तक पहुँचती है तुरंत ये एक्टिवेट होती है। और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पिक्चर्स डाली जाती हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज तुरंत उसको हटाने के लिए ऑर्डर पास करती हैं। ठीक है। और सर अपन जैसे आज ऑनलाइन देख रहे हैं AI से, काफी लोग AI से वीडियो बना रहे हैं, मोदी जी है वो दाना डाल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं सर, ऐसे तो वीडियो बना रहे हैं सर, उनके खिलाफ ही कार्रवाई होती है, बिल्कुल होती है। मोदी जी को अब पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस बना देते हैं, कोई उठा के पटक रहा है ये सब, वो तो ये गलत, ये सारे ये क्राइम ही पार्ट हैं, बच्चे हैं उनको नहीं पता, वो बना के डाल देते हैं। जैसे तो ये अपना जो वीडियो बनाए गलत, ये उससे अपनी इमेज खराब हो रही है ऑनलाइन, उस अपने हानि हो रही है, तो उससे आप अपन ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं। 100% केस कर सकते हैं।
बिल्कुल केस कर सकते हैं। AI डीप फेक के लिए कोई भी इस तरीके की कोई भी अगर इमेज जनरेशन कर रहा है, कोई भी वीडियो जनरेशन कर रहा है, सफिशिएंट लॉज हैं हमारे कानून में और 100% हम उन चीज़ों के लिए केस कर सकते हैं। IP एड्रेस ट्रैक करके उसकी आइडेंटिटी ट्रेस करके पुलिस उनको अरेस्ट भी करती है। बहुत सारे केसेस हुए जहाँ पे अरेस्ट किया गया। एक फेमस केस हुआ था, पायल गेमिंग करके एक गेमर थी, तो उसकी कोई मॉफ इमेजेस वगैरह यूज़ की गई, तो उसमें मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया, बहुत सारे लोगों के यहाँ तक डाल दिया कि जैसे कोई आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि किसी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो सब लोग उसी को डाउनलोड करके अपने पेज पे डाल देते हैं। उनको पता ही नहीं था उन बच्चों को, उन्होंने अपने डाउनलोड किया कि साहब मेरे 4 फॉलोअर बढ़ जाएंगे। फॉलोअर बढ़ने के चक्कर में कोई भी उल्टा सुल्टा कंटेंट उठाया और अपने पेज पे डाल दिया। उसके बाद पुलिसों के नोटिस आ रहे हैं उनके पास, जेल जा रहे हैं वो लोग, उनके घर वाले कह रहे हैं उनको भी नहीं पता कि हम क्राइम कर रहे हैं। हाँ, और सर जैसे अपन देखते हैं तो ऑनलाइन कंपनीज है जिससे अपन रेगुलर सामान यूज करते हैं, टू स्वीट हीरी मूवी, टू फेस वॉश, टू साबुन, कुछ भी हुआ है सर, वो से एड देती है सर। जैसे आमिर खान है वो किसी से एड दे रहा है, सो वो चीज अगर जैसे वो एड दे रहा है वैसे नहीं तो अलग उससे इफेक्ट होता है। सो अपन उनके ऊपर क्या टेस्ट कर सकते हैं? करते ही ये केस होते हैं, कंज्यूमर में केस करते हैं, लेकिन उनके टर्म एंड कंडीशन एग्रीमेंट वो साइन करा देते हैं कि हमारी लायबिलिटी किस हद तक होगी। टर्म एंड कंडीशन वो अप्लाई कर देते हैं कि साहब इट्स अप टू यू, कि आप ही की जिम्मेदारी है जी है। इसीलिए फिल्में अब जैसे होता ही है कि फेयर एंड लवली पर भी केस हुआ, फिर ग्लो एंड लवली उसने बनाया कि साहब इससे इन्फेक्शंस, बहुत सारे ब्रांड्स पर भी केस होते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप जा सकते हो, आप उनके कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर में जा सकते हो। जैसे ऑनलाइन मिनरल ऐप है, जैसे अपन टाटाफी हीरोज है वो ट्रेड करते हैं। अब बंद कर दिया ना सबने दुकानें इनकी, तो सारी बंद हो हाँ सब बंद हो गई। इनको पता लग गया जेल जाएंगे हम। गए साहिल खान जेल गया महादेव बैटिंग ऐप के केस में, ये रोहित शर्मा जी हो गए, ये तो ये कह रहे हैं साहब गेम खेल लो, मेरी गाड़ी ले जाओ, ये ले जाओ, बच्चों को खिलाओ ना अपने को गेम। खुद तो ब्लैक वाटर पी के हेल्थी वेल्थी बन के मॉर्निंग वॉक करूंगा, ये करूंगा, दुनिया को सट्टेबाजी करा दो। हाँ, ऐसी शिखर धवन जी। और शिखर धवन के अलावा वो कौन थे, वो एक बहुत अच्छे धोनी जी के साथ खेलते थे, धोनी के साथ एक सुरेश रैना जी। 11 करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टी सीज की है ईडी ने, सट्टेबाजी से कमाई थी। तो गलत ही है, मतलब ये भी सब इलीगल है, 100% इलीगल है। उर्वशी राउतेला विश्व सुंदरी वो वहां जा रही है ईडी के ऑफिस में चक्कर लगा रही है कि साहब सट्टेबाजी का ऐड करती थी। तो सबके आ ही रहे। हाँ, और अगर अब ये क्या फॉलोअर वगैरह बढ़ा के और फिर पैसे ही इनको वो दे रहे हैं सट्टेबाजी वाले। हाँ, उनका ऐड करते हैं। हाँ, वो ऐड, कोई ऐड दे रहा है कि साबुन का ऐड करेंगे, वो उसमें मिल रहे हैं 1 लाख रुपए, ये ऐड करेंगे इसमें मिल रहे हैं 20 लाख रुपए। तो अब गलत ही है। और अब सरकार ने ये बना दिया ना, अब तो सजा है इनके लिए, 2 साल की सजा है, 1 करोड़ 50 लाख का जुर्माना है, और करो प्रमोट। साइबर से बचने के लिए सबसे 5 सेफ्टी टिप्स अपना अपन कौन सी है साइबर क्राइम से बचने? किसी का भी नंबर आ सकता है साइबर में, तो पहली चीज़ तो ये आपका भी आ सकता है, मेरा भी आ सकता है ना। तो साइबर क्राइम से बचने के लिए तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है, जो स्मार्टफोन यूज़ नहीं करता वही स्मार्ट है ना। ठीक है सर। तो इसके लिए कि जो भी फाइनेंशियल, आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड से स्टार्ट करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे आते हैं अपन। फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए एक जिस अकाउंट में आपका बहुत ज़्यादा पैसा है या बहुत ज़्यादा आप रखते हैं, उस अकाउंट को कभी भी इंटरनेट वाले फ़ोन से लिंक ना रखें। एक छोटा सा फ़ोन रखें या ऐसा कोई नंबर जिसमें ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ ना हो, क्योंकि ना चाहते हुए भी हम किसी ना किसी एप्लीकेशन, किसी ना किसी चीज़ पे क्लिक हो ही जाती है। तो हमारे बहुत ज़्यादा अगर उसमें पैसा है, हमारी अर्निंग है, तो उसको एक ऐसे फ़ोन में रखें जिसका नंबर से नाम फ़ोन पे बनाए, ना कोई UPI ऐप का इस्तेमाल करें, और वो एक बिल्कुल अलग तरीके से हो। रही बात सोशल मीडियाज़ पे, लिमिटेड पोस्टें डालें। जो पब्लिक अकाउंट हैं वो तो डाल ही रहे हैं इन्फ्लुएंसर। अगर एक तो ये समझ चाहिए कि हर घर में इन्फ्लुएंसर पैदा हो गया, 5-7 लाइक आते हैं आपस वालों के ही, सभी वीडियो बना रहे हैं। तो अब एक तो वो, अब उनसे तो क्या ही कहें, लेकिन जो भी हैं प्रोफेशनल जिनको लगता है, तो सोशल मीडिया पे अपने पेजेस को उस तरीके के लोगों को फॉलो करें। तीसरी चीज़ ये कि जब भी लिंक या कोई भी APK फाइल और उनको क्लिक आप कर रहे हैं, कोई भी PDF इंक्लूडिंग PDF पे भी क्लिक कर रहे हैं, तो आप वेरीफाई करें किसने भेजा है, कौन रिसोर्सेज पर्सन है, किसने क्या किया है। और सोशल मीडिया साइट्स के लिए और जिस भी तरीके से अगर कोई हो भी जाए,
क्योंकि होने से पहले की कहानी तो सब बता रहे हैं, हो जाए तो क्या करना है। तो अगर हो भी जाए तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए तो 1930, और किसी भी तरीके का और साइबर क्राइम हो जाए तो cybercrime.gov.in, वहाँ पे आप डायरेक्ट I4C को भी मेल कर सकते हो। I4C एक नोडल एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आती है, जहाँ पे आप इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर दैट इज I4C, वहाँ पे आप डायरेक्टली भी मेल कर सकते हो। ठीक है सर। सर जो अपने AI ऐप्स है या AI मॉडल है, इनसे भी क्या तो साइबर क्राइम होता है? कैसे? बिल्कुल होता है साहब। कैसे? एक केस हुआ साहब यूएस में, जहाँ पे चैट जीपीटी को अक्यूज बनाया गया कि साहब चैट जीपीटी में पूरा मर्डर प्लान करके दिया था। और अब एक प्रश्न आपका ये आएगा कि साहब चैट जीपीटी पे हम सर्च करेंगे तुम नहीं बताएगा, चैट जीपीटी कह देगा साहब मैं ये नहीं करूँगा। लेकिन लोगों ने सर्च करने का तरीका ही अलग बता दिया कि जैसे कोई पर्सन सर्च ये करता है कि चैट जीपीटी मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जिससे खाना जहर ना बन जाए, ऐसी कोई चीज़ बताओ। तो फिर चैट जीपीटी ने बता दिया कि साहब इन चीज़ों को मत डालना तो जहर नहीं बनेगा। तो उसको आंसर मिल गया उसका, तो उसने उल्टा कर लिया। उसका उल्टा कर लिया। फिर चैट जीपीटी को उसने कहा कि मुझे तो यही करना था, उल्टा करवाना था। फिर चैट जीपीटी बोलती ओ सॉरी 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 करती रहती है ये। तो इसके बाद तो इस तरीके से लोग सर्च करते हैं। तो चैट जीपीटी पे भी केस हुए और चैट जीपीटी ये मॉडल्स पे भी केस हुए कि आपने उनको पूरा की पूरा इस तरीके से प्लान किया। अब एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक केस में क्या हुआ कि किसी पे अटेम्प्ट टू मर्डर लगी, ये गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, ये यूएस का एक केस है। तो अब उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर की कोई एफआईआर हुई। अब वो अक्यूज भाग गया, उस पे एफआईआर हुई। वो जाके धीरे धीरे, जब तक वो जेल में नहीं था तब वो अपने चैट जीपीटी को एक कमांड देता है कि यू आर माई लीगल एजेंट। वो वहाँ पे सर्च करता है कि साहब ये एफआईआर है और ये मेरे पे ऐसे, बताओ मैं कैसे बेल ले सकता हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ। चैट जीपीटी उसको बताता है ऐसे ऐसे। चैट जीपीटी पूछता है सच में किया था क्या? तो हाँ थोड़ा बहुत तो किया ही था। तो चैट जीपीटी ओके आप ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, आप ऐसे ऐसे अपना डिफेंस ले सकते हो, ये वो पूरा बताता है। कुछ टाइम बाद वो अरेस्ट हो जाता है। प्रोसिक्यूशन यानी पुलिस ऑफिसर्स और पूरा जो प्रोसिक्यूशन है वो चैट जीपीटी के चैट्स को उसका कोर्ट में सबमिट करते हैं कि साहब इसने यहाँ कन्फेशन कर लिया कि साहब ये किया तो था इसने। ठीक है। अब डिफेंस तो डिफेंस है, फिर डिफेंस एप्लीकेशन लगाता है कि साहब चैट जीपीटी मेरा लीगल एजेंट था क्योंकि मैंने उसको कमांड दे रखी थी, और किसी भी एडवोकेट या लीगल एजेंट से की गई बातों को कोर्ट में प्रूफ नहीं किया जा सकता। साहब ये एविडेंस एक्ट और इसमें आता है। तो अब इस पे अलग अलग कोर्ट के व्यू हैं, अब व्यू आना है ये सब। तो इस तरीके के भी केसेस हो रहे हैं। और अब तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोर्ट में मजा ही इन केसेस में आने लगा है कि सब आप एआई मॉडल्स पे केस को किस तरीके से डिफाइन करोगे। एक कोई एसोसिएशन थी उसकी, जिसने, क्योंकि आजकल एआई मॉडल्स गाने बना रहे हैं, तो उन्होंने उस पर केस किया कि साहब एआई मॉडल्स ने हमारी धुन चुरा ली। एक केस ये हुआ कि किसी ने गूगल पे कोई, जैसे किसी चोर ने चोरी करके फ़ोन फेंक दिया तालाब में, समुद्र में फ़ोन फेंक दिया, चला गया। अब एविडेंस कहाँ से कलेक्ट करें? तो गूगल हमारे क्या फ़ोटोज़ लेके रखता है सारे, ड्राइव पे सेव होता है। वो तो माइक परमिशन में ये तक है कि साहब हम 2 मिनट किसी की बात कर ले तो अगले दिन वो ऐड आ जाता है। अगले दिन क्या, वो 4 मिनट बाद ऐड आने लग जाता है। अब वो होता है इसलिए क्योंकि हम माइक परमिशन ऑन करके रखते हैं, तो वो सुनता रहता है। फास्ट इतने होते हैं कि वो माइक परमिशन से हमारी आवाज़ को सुन के उन कंपनीज को डेटा भेज देते हैं। जैसे पैनासोनिक के एसी की बात कर ली तो पैनासोनिक के एसी को वो डेटा भेज देते हैं, पैनासोनिक का एसी ऐड दिखाने लग जाता है। ये इसकी थ्योरी है। माइक परमिशन ऑफ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब उसी तरीके से जब वो केस हुआ, उसने, चोर ने वहाँ पे फेंक दिया पानी में फ़ोन, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने गूगल को मेल किया कि साहब आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो डेटा दो हमें। तो अब उसने एक नई एप्लीकेशन लगाई, वेयर इज योर सर्च वारंट टू सर्च माय डिजिटल प्रॉपर्टी। ये मेरी डिजिटल प्रॉपर्टी है जी। इस डिजिटल प्रॉपर्टी को सर्च करने के लिए भी तो आपके पास कोई ना कोई सर्च वारंट या कोई कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। और फिर गूगल ने क्यों दे दिया? गूगल से तो फिर प्राइवेसी का राइट ही नहीं बचा। और आजकल कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आजकल फ़ोन से ज़्यादा उन एप्लीकेशंस को, एक हमारे मित्र हैं वो अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो तो एक कोई मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उस मर्डर के फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड थे उन सबको नोटिस दिया कि ये पिछले 5 दिन से बात क्या कर रहा है। अच्छा, कितनी हेल्प मिलेगी। और अगर इस तरीके से कोई ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेट करे तो बहुत, फोन तो हमारी बात सुन ही रहा है ना, रहती है फोन में। और फोन तो क्या सुन रहा है, वो एप्लीकेशन सुन रहे हैं एक्चुअली में।
तो एप्लीकेशन वालों से पूछ लो भैया ये तो डेटा हमारा। तो इस तरीके से है, और शायद इस तरीके से ही आगे फ्यूचर में एआई मॉडल्स पर अलग अलग तरीके से हमारे इंडिया में भी एक लिटिगेशन का एक नया दौर स्टार्ट हो। सर जैसे तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दो एक कपल है, तो वो दोनों आपस में फोन पे बात कर रहे हैं सर, तो ये वो फोन में रिकॉर्डिंग कर रहा है बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की, सर क्या वो लीगल है या इलीगल है? बिना परमिशन बिना के permission रिकॉर्डिंग करना इलीगल है, दैट इज वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी, इट्स आवर फंडामेंटल राइट। कोर्टों ने भी कहा है, अभी 2-3 दिन पहले तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट आया। आजकल डिवोर्स के केसेस में पति पत्नी ये लोग सोचते हैं कि साहब हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, कोर्ट में प्रोड्यूस कर लेंगे। अगर आपकी पत्नी की या पति की कोई परमिशन नहीं है तो आप कोर्ट में उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। और सर जैसे अपन इस तो ऑनलाइन मतलब इसी तो अपन ने कैश पेमेंट दिया, उस टाइप में कोई प्रूफ नहीं है, बस अपना उनकी व्हाट्सएप चैट है कि व्हाट्सएप चैट अपनी थी, इसने मुझे पैसे लिए दिए जो भी है, ये डिफेंस बन सकता है, तो ये कोर्ट में अलाउ है कि नहीं? ये सॉरी एविडेंस बन सकता है आपका कोर्ट में आप allow है? बिल्कुल से आप व्हाट्सएप WhatsApp चैट्स chat allow का है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसका 63 यानी सेकेंडरी एविडेंस का जो सर्टिफिकेट है वो आप प्रोड्यूस करिए, बिल्कुल एडमिसेबल है। लेकिन सर्टिफिकेट होना चाहिए जी आपके पास विद प्रॉपर हैश वैल्यू। ठीक है सर। आज वाला अपना जो ये साइबर आईटी का टॉपिक और जो भी ट्यूशन थे वो सर ने काफ़ी अच्छे से सर आपने समझाए, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से एक बार अगले नए टॉपिक से अपन जाते हैं जल्दी फिर। थैंक यू सो मच भानु प्रताप जी का और इनके चैनल का, इनकी टीम का, कि आपने हमें मौका दिया और आपके जो भी व्यूअर्स हैं, एक्चुअली वो आपका परिवार है, जो भी आपके व्यूअर्स हैं उस परिवार का सदस्य बनाने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।